कभी सोचा है कि एक बच्चे का दिमाग काम कैसे करता है? मतलब वो सीखते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं? जीन पियाजे एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दी। और उनका जो सिद्धांत है ना, वो आज भी, इतने सालों बाद भी, एजुकेशन की दुनिया में एक तरह से क्रांति ला रहा है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये सब हमारे लिए, खासकर टीचर्स के लिए, इतना जरूरी क्यों है। देखिए, प्याजे की ये एक लाइन बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, इसमें पूरी एजुकेशन की सोच को पलट कर रख दिया। सोच कर देखिए जरा, बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं है कि हम बस उनमें ज्ञान भरते जाएं। नहीं, वो तो छोटे छोटे साइंटिस्ट हैं जो खुद ही अपनी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और अपनी समझ बना रहे हैं। वो खुद अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और यही यही वो बात है जो इस थ्योरी को इतना इतना क्रांतिकारी बनाती है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम पियाजे के इस नन्हे वैज्ञानिक वाले आइडिया को थोड़ा और समझेंगे। फिर देखेंगे कि इन नन्हे वैज्ञानिकों के पास ज्ञान बनाने के लिए कौन-कौन से टूल्स यानी औजार होते हैं। इसके बाद हम उनकी 4 मशहूर स्टेजेस से गुजरेंगे। और हाँ, ये भी देखेंगे कि क्लासरूम में ये सब कैसे काम आता है। और आखिर में जाहिर है हम कुछ आलोचनाओं पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। बात करते हैं पियाजे की। ये वो इंसान है, स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने हमें बच्चों को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा दिया। उन्होंने कहा कि देखो, बच्चे सिर्फ पैसिव लिसनर्स नहीं हैं जो सब कुछ सुनते रहते हैं। अरे नहीं, वो तो एक्टिव बिल्डर्स हैं जो अपने ज्ञान की इमारत खुद बनाते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा मिथक टूटता है। पियाजे का मानना था कि इंटेलिजेंस यानी बुद्धि कोई फिक्स चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जितनी बुद्धि लेकर पैदा हुआ उतनी ही रहेगी। बिल्कुल नहीं। ये तो एक पौधे की तरह है जो समय और अनुभवों के साथ बढ़ता है, विकसित होता है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है, एक सफर है, कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, तो भाई उनके टूल्स क्या हैं? उनके औजार कौन से हैं जिनसे वो ये सब ज्ञान बनाते हैं? चलिए अब इसी की पड़ताल करते हैं। देखते हैं ज्ञान की वो नींव क्या है और वो कौन से दिमागी प्रोसेस हैं जिनसे बच्चे अपनी दुनिया को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी टूल है स्कीमा। अब ये स्कीमा क्या भला है? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे दिमाग में एक फाइलिंग कैबिनेट है और हर चीज के लिए एक फोल्डर या फाइल बनी हुई है। वही फाइल स्कीमा है। जैसे एक बच्चे के दिमाग में साइकिल का एक स्कीमा है, एक फोल्डर है। उस फोल्डर में क्या जानकारी होगी कि साइकिल के 2 पहिए होते हैं, एक हैंडल होता है, पेडल होते हैं, ये सब। अब आता है दूसरा प्रोसेस जिसे कहते हैं एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण। मान लीजिए बच्चे के दिमाग में कुत्ते का स्कीमा बना हुआ है, मतलब एक फोल्डर है जिस पर कुत्ता लिखा है। अब वो पहली बार एक बिल्ली को देखता है। वो क्या देखता है? 4 पैर, 1 पूंछ। तो वो फौरन उसे अपने कुत्ते वाले फोल्डर में फिट करने की कोशिश करता है और बोलता है, देखो कुत्ता। वो नई जानकारी को अपने पुराने स्कीमा में फिट कर रहा है। लेकिन फिर होता है असली जादू, जिसे कहते हैं अकोमोडेशन या समायोजन। जब किसी बड़े ने उसे बताया कि अरे नहीं, ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है, ये भौंकता नहीं, म्याऊं करता है, तो बच्चे के दिमाग में एक बत्ती जलती है, एक आहा मोमेंट आता है। अब वो क्या करेगा? वो अपने पुराने कुत्ते वाले फोल्डर को अपडेट करेगा और एक बिल्कुल नया फोल्डर बनाएगा जिस पर लिखा होगा बिल्ली। बस यही है असली लर्निंग। जब हमारा दिमाग नई जानकारी के लिए या तो पुराने स्कीमा को बदलता है या फिर एक नया ही स्कीमा बना लेता है। और ये जो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन का खेल है ना, यही हमें पियाजे की थियरी के सबसे मशहूर हिस्से पर ले आता है, डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि ये एक बच्चे के दिमागी विकास के सफर के 4 बड़े पड़ाव हैं, 4 माइलस्टोन हैं जिनसे हम सब गुजरते हैं। तो इससे पहले कि हम एक एक स्टेज में गहरा उतरें, ये रहा एक क्विक ओवरव्यू। आप देख सकते हैं, जन्म से लेकर 12 साल और उसके बाद तक हर स्टेज की अपनी एक खास पहचान है, अपनी एक खास खूबी है। तो चलिए अब एक एक करके इन स्टेजेस को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो पहला पड़ाव है सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से लेकर करीब 2 साल तक चलती है। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इस स्टेज में बच्चे अपनी सेंसेस मतलब छूकर, देखकर, सुनकर और अपने एक्शन से दुनिया को समझते हैं। और इस स्टेज की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। अरे वही पीकाबू वाला खेल। जब बच्चा ये समझ जाता है कि अगर कोई चीज आंखों से ओझल हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गायब हो गई, वो अभी भी मौजूद है। बस यही है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल के बच्चों के लिए।
सच कहूं तो इस स्टेज में बच्चों की अपनी ही एक जादुई दुनिया होती है। यहां हमें कुछ बड़ी दिलचस्प चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि ईगोसेंट्रिज्म, मतलब उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उन्हीं के नजरिए से देखती है। अगर मुझे चॉकलेट पसंद है तो सबको पसंद होगी। फिर आता है एनिमिज्म, जब उन्हें लगता है कि उनके खिलौनों में भी जान है, मेरे टेडी बियर को भी दर्द होता है। और सेंट्रेशन, यानी वो एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर पाते हैं। यही वजह कि वो ये नहीं समझ पाते कि एक लंबे पतले ग्लास का पानी एक छोटे चौड़े ग्लास के पानी के बराबर हो सकता है। फिर 7 से 12 साल की उम्र में आता है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब बच्चे लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक कैच है, वो सिर्फ उन चीजों के बारे में लॉजिक लगा पाते हैं जो उनके सामने हैं, जिन्हें वो देख या छू सकते हैं, मतलब कॉन्क्रीट चीजों के बारे में। अब वो पानी वाले ग्लास का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, इसे कहते हैं कंजर्वेशन। वो चीजों को उलट पुलट कर सोचना भी सीख जाते हैं, जिसे कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। और आखिर में आता है चौथा और अंतिम पड़ाव, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 12 साल के बाद शुरू होती है। यहां सोच का कैनवस बहुत बहुत बड़ा हो जाता है। अब बच्चा या कहिए किशोर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में सोच सकता है, जैसे कि न्याय क्या है, ईमानदारी क्या है, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, मतलब अगर ऐसा होता तो क्या होता, इस तरह की बातें सोच सकता है और प्रॉब्लम को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व कर सकता है। अच्छा, तो ये सारी स्टेजेस तो हमने समझ ली, पर सवाल यह है कि इसका फायदा क्या है, खासकर एक टीचर के लिए इसका क्या मतलब है। तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं कि पियाजे के इन आइडियाज को हम अपनी क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो पियाजे को क्लासरूम में लाने का मतलब है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब रटने पर नहीं, करके सीखने पर जोर देना। हमें यह समझना होगा कि हर बच्चा अपनी स्पीड से सीखता है, उसकी एक रेडीनेस होती है। हम किसी 6 साल के बच्चे से एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स की उम्मीद नहीं कर सकते। तो हमें पाठों को कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले जाना होगा। पहले ब्लॉक्स, फिर नंबर्स, फिर इक्वेशंस, और हमेशा ऐसी एक्टिविटीज करानी चाहिए जो बच्चों के मौजूदा स्कीमा को थोड़ा सा चैलेंज करें, ताकि वो अकोमोडेट करें और सच में कुछ नया सीखें। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि पियाजे के हिसाब से टीचर का रोल ज्ञान देने वाले का नहीं है, बल्कि एक फैसिलिटेटर का है, एक माली की तरह, जिसका काम बस एक ऐसा माहौल बनाना है, एक ऐसी जमीन तैयार करना है जहां हर बच्चा अपने ज्ञान का पौधा खुद उगा सके। टीचर का काम है बस रास्ता दिखाना, खोज के लिए प्रोत्साहित करना। अब देखिए, कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं होती, और एक बैलेंस नजरिया रखने के लिए ये जरूरी है कि हम पियाजे की थ्योरी की कुछ सीमाओं को भी समझें। तो चलिए अब जरा इसकी आलोचनाओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं। और सबसे बड़ी जो बहस होती है वो होती है पियाजे और एक और महान विचारक वाइगॉट्स्की के बीच। देखिए, पियाजे का नन्हा वैज्ञानिक थोड़ा अकेला है, वो खुद ही दुनिया की खोज कर रहा है। लेकिन वाइगॉट्स्की कहते हैं, नहीं, बच्चा समाज के साथ, अपने कल्चर के साथ, दूसरों से बातचीत करके सीखता है। पियाजे के लिए डेवलपमेंट स्टेज में होता है, जबकि वाइगॉट्स्की के लिए ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और भाषा पर भी दोनों के विचार अलग हैं। पियाजे मानते थे कि पहले सोच आती है, फिर भाषा, जबकि वाइगॉट्स्की का मानना था कि भाषा हमारी सोच को दिशा देती है, उसे आकार देती है। तो इस पूरी चर्चा को हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। जरा सोचिए, एक टीचर के तौर पर क्लासरूम में ऐसी कौन सी सिचुएशन बनाई जा सकती है जो बच्चे के मौजूदा स्कीमा को चुनौती दे, जो उसे सोचने पर मजबूर करे और उसे सच में कुछ सीखने के लिए बढ़ावा दे। क्योंकि पियाजे ने हमें यही सिखाया, सीखना सिर्फ जानकारी देना नहीं है, सीखना है जिज्ञासा को जगाना। और शायद यही सवाल तो शिक्षा का असली मतलब है।